What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए हमारा एक माइंड ब्लोइंग चैप्टर चल रहा है यहाँ पर जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। हम अब तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी और ये हमारा 7th चैप्टर चल रहा है। ओके, तो इस 7th चैप्टर में भी अब हम लास्ट में ही पहुंच चुके हैं। लगभग 2 या 3 लेक्चर और मैक्सिमम लूंगा इसके में, तो आप लोगों का कंप्लीट फंडामेंटल राइट फिनिश हो जाएगा। पर लेकिन ये देखिए हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे का सब कुछ भूलते चले जाएं। तो जो 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग रिवीजन करते रहें टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि बस आगे आगे के लेक्चर देखते रहें और पीछे के वो सारे निकल जाएं ऐसे ही कि जो आगे चल रहा है बस वो याद रह रहा है, पीछे का कोई भी याद नहीं है। तो जितनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है उतनी ही इंपॉर्टेंट इक्वल वेटेज देना है उसको, उस रिवीजन भी है। तो कोशिश किया कीजिए कि जब भी मेरा आप नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं तो पहले लेक्चर को रिवाइज कर लिया कीजिए एक बार उठा के, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है अच्छे से। क्या कि देखिए कोई मतलब नहीं है उसका कि आप पीछे का भूलते चले जाएं और आगे आगे बस सीखते जाएं। तो क्योंकि सारा बेस है वो आगे भी वही आगे रिपीट होना है, तो अगर बेस तैयार रहेगा तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर को भी। ओके, तो इसलिए अच्छे से चीज़ों को करके चलिए। ये नहीं है कि बस टाइम पास करने लेक्चर आ गया और सुन के उसको साइड में रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल राइट हमारे चल रहे हैं, तो 7 फंडामेंटल राइट हैं। इनमें से हम अब तक ये वाले फंडामेंटल राइट देख चुके हैं और जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इस वाले फंडामेंटल राइट को हम लोग अच्छे से देखेंगे और थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे भी बचा हुआ है हल्का सा, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे आज। इसके बाद में मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम और होंगे, उसके बाद में आपके फंडामेंटल राइट फिनिश हो जाएंगे। जैसे कि 6th फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फिनिश हो ही चुका था 44th अमेंडमेंट के तहत। तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 22 आर्टिकल। तो जो 22nd आर्टिकल है, अगर इसको देखा जाए इसमें और 21st में आप लोगों को एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो याद रखना है। 21st जो आर्टिकल है ना, वो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, उसमें सारी वो चीजें देखी अगर कोई इंसान अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद में उसको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। पर लेकिन अगर आर्टिकल 22 आप लोग देखिए, 22nd आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रखी है, जो वो दे रखी है अगेंस्ट अरेस्ट एंड द डिटेंशन। तो पहले ही मतलब अरेस्ट होने से पहले ही क्या क्या प्रोटेक्शन होती है जो कि फंडामेंटल राइट के तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करा रखी है। तो ये आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। ये जरा जरा से इस तरीके के क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ऐसा राइट है जो कि पहले प्रोवाइड प्रोटेक्शन कराता है अरेस्ट होने के, कौन सा ऐसा है कि बाद में प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन अरेस्ट होने के। तो ये दोनों में हल्का हल्का सा डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। तो जो 22 है वो अगेंस्ट अरेस्ट है, मतलब पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, और जो 21 था वो बाद में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो जो भूल चुके हैं 21 वाले को पीछे जाके रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में लेके चलिएगा, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एक तो बोला है प्यूनिटिव और एक बोला है प्रिवेंटिव। तो प्यूनिटिव का तो मतलब सीधा सीधा हो गया कि पनिशमेंट देना, ठीक है ना। प्रिवेंटिव का मतलब है कि बचाना किसी तरीके से। जिस तरीके से हम लोग अगर कोई डिसीज का नाम जिक्र करते हैं तो 2 तरीके से फोकस करके चलते हैं, प्रिवेंशन हम बोलते हैं और दूसरा क्योर बोलते हैं। तो जब बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन का काम क्या होता है, प्रिवेंट कर देना, क्योर तक न पहुंचना। तो यहाँ पे वही प्रिवेंट की बात करिए, किस तरीके से प्रिवेंट करना है, ठीक है ना। प्यूनिटिव तो फिर क्योर होगा ही होगा, वो तो फिर बाद में एक्शन लिया ही लिया जाएगा, तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, एज ए कंपेरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं मैं इसको ओनली। ओके, तो प्यूनिटिव किस तरीके से यूज किया जाता है। प्यूनिटिव का अगर आप लोग देखें तो जिस तरीके से मान लीजिए कोई पर्सन पकड़ा गया किसी क्राइम करने के बाद में, तो उसको जेल में लेके गए, जज के सामने लेके गए, जज के सामने बाद फिर जज ने क्या किया, उसको सजा सुना दी, फिर उसको जेल में भेज दिया। तो वो तो उसका प्यूनिटिव एक्शन हो गया एक तरीके से देखा जाए, तो ट्रायल चल रही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें साइड में हो गई। पर लेकिन प्रिवेंशन का नाम जब आता है तो प्रिवेंशन का नाम आता है प्रिवेंट करना उसको। तो प्रिवेंट करने के देखिए 2 पर्पज होते हैं यहाँ पर। अगर प्रिवेंट करने के पर्पज देखे जाए, प्रिवेंट करने का जो मेन पर्पज होता है वो क्या निकल के आता है कि देखिए अगर कोई भी इंसान है, अगर देखिए सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए, अगर किसी को भी दंड दिया जाता है, जो हमारे यहाँ पर कोर्ट है, ये जेल वगैरह बनाई गई है, तो ये किसी को दंड देने के लिए नहीं है। अगर पर्पज कोई आपसे पूछे तो दंड देने के लिए नहीं है, तो ये आदमी को, इंसान को सही डायरेक्शन में लाने के लिए है कि वो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी न करे कि हमारी सोसाइटी में जो एक हार्मनी बनी हुई है वो बिगड़ जाए। तो ये जो कोर्ट बना रखे हैं, जो पुलिस है, ये सारी लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए है। पनिशमेंट तो करना पड़ता है, वो तो एक रीजन बन गया है कि डिटरेंस क्रिएट किया जाए माइंड में, कि लोग डरें और ऐसा काम न करें। वैसे जो पर्पज है इसका वो पनिश करना नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो जितने भी जेल है, पुलिस है, ये कोर्ट वगैरह जो बना रखे हैं, इनका पर्पज ये नहीं है कि किसी को पनिश किया जाए, ठीक है। तो पनिश करना पर्पज नहीं है, कोई कमिट न करे इस तरीके के क्राइम, उसके लिए उसको पहले से ही आगाह किया जाता है कि होने के बाद में आपके साथ में ये चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें आप लोगों को माइंड में क्लियर रखनी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस दिया जाता है, बाद में तो क्योर तो पुलिस वाले कर ही देते हैं डंडा बजा के,
वो तो दूसरी बात हो गई है, पर लेकिन जो फोकस करना है वो इसी पर करके चलना है कि कोई भी क्राइम ना हो सोसाइटी में। ओके, तो उस पर पूरा फोकस रहता है पहले। तो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया इसको, अगर आप सिंगल लाइन में देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली प्रिकॉशनरी मेजर, मतलब प्रिकॉशन लेनी है। जिस तरीके से बोला जाता है ना कि बीमारी ना हो जाए पहले से ही प्रिकॉशन लेकर चलो, बेस्ड ऑन द सस्पिशियन, मतलब जो संदेह होता है उसके बेस पर पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर के लिए प्रिवेंटिव यूज किया जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब जो आर्टिकल 22 है उसको यहाँ पर दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्टिकल जो डील करता है वो होता है केस से जो ऑर्डिनरी लॉ है रिलेटेड टू इससे, ऑर्डिनरी क्या है वो अभी देखेंगे हम लोग। और जो सेकंड पार्ट डील करता है वो करता है प्रिवेंटिव और डिटेंशन का काम करता है वो। ठीक है, तो अलग अलग दोनों पार्ट देख लेते हैं हम किस तरीके से डिवाइड करा रखा है। तो जो फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल 22 का, फिर से मैं बोल रहा हूं याद रखना, ये पहले ही इंप्लीमेंट होता है, मतलब अरेस्ट होने से पहले ही आर्टिकल 22 का यूज किया जाता है। तो क्या होता है, मतलब किस ग्राउंड पे आप लोग अरेस्ट कर रहे हैं किसी को, तो ऑर्डिनरी लॉ के बेस पे आप लोगों को बताना है कि क्या ग्राउंड है जिसके बेस पर अगर आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो किस ग्राउंड पे आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे उठा के लेके चले आए। ठीक है, इसके बाद में क्या है, उसको भी एक मतलब डिफेंड करने का राइट होना चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए कि क्यों इसको उठा के लेके आ रहे हैं। उसके पास भी एक लीगल प्रैक्टिशनर को उसको प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है जानवरों की तरह उठा के, जिस तरीके से चिकन बिरयानी बनाई जाती है, मुर्गे को उठाया और काट के और खा लिया, ठीक है, उसके बाद में सो गए मजे में। तो ऐसा इंसानों के साथ में नहीं करना है। तो इंसानों को जिस तरीके से मुर्गे से पूछा नहीं जाता है कि क्यों काट रहे हो उसको, इंसानों के साथ में ऐसा कुछ नहीं करना है। इंसानों से पूछना है भैया उठा के क्यों ले जा रहे हो, ठीक है, और फिर उसको अपना बचाव करने का टाइम भी दिया जाना है। तो दोनों ही बातें इंप्लीमेंट होती है। इसके बाद में क्या होना है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है विद इन 24 आवर। 24 आवर का मतलब देखिए यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। एक्सक्लूडिंग द जर्नी, मतलब ये हो गया, मान लीजिए किसी को आप लोगों को लेके जाना है, यूपी का एग्जांपल लेते हैं जैसे, मान लीजिए ठीक है, कोई बंदा रहने वाला है नोएडा का, नोएडा में उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई केस चल रहा है उसको, और लेके जाना है उसको, मान लीजिए इलाहाबाद लेके जाना है। तो इलाहाबाद जाने में नोएडा से टाइम तो लगेगा ही, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट लेके जाना है या फिर लखनऊ में लेके जाना है तो टाइम तो लगेगा ही वहां जाने में। तो जो ये पार्ट जो जाने का जर्नी का टाइम है, इसको हटा के 24 आवर के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने जाके प्रस्तुत करना है। कई बार कंफ्यूजन में डाल दिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में अगर आते हैं तो। एसएससी में तो खैर इस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे वो, एसएससी में तो यही पूछ रहे हैं कितना टाइम होना चाहिए, तो वहां पे थोड़ा कम लेवल रहता है, पर आप लोगों को पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए जिससे कि चाहे एसएससी का पेपर हो चाहे यूपीएससी का, आपका कोई भी क्वेश्चन न छूट पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा फोकस देकर यहां पे चलना है। आगे क्या बोला गया इस आर्टिकल के तहत कि 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया है या प्रस्तुत नहीं किया है तो फिर उसको राइट टू रिलीज है। ठीक है, उसको आप लोगों को छोड़ देना है आफ्टर 24 आवर। तो जब तक मजिस्ट्रेट न बोले फिर से डिटेन करने के लिए, पकड़ने के लिए, तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको पकड़ के रखा जाए। तो ये एकदम फ्रीडम का भी उसका राइट हनन हो रहा है अगर उसको बिना किसी बात के पकड़ के ले जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो एक तरीके से ये आप लोगों को बातें याद रखनी है। ये क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू है ये, जिसके बेस पर आदमी को पहले ही, देखिए ये सारी बातें क्या हो गई, ये सारी एक तरीके से उसको एहतियात तौर पर बतानी चाहिए कि क्यों आपको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। उसके बाद में आपको लोगों को प्रैक्टिशनर भी देना है, जज के सामने लेके जाना है, और हो भी सकता है कई बार संदेह के तौर पर उठा लेते हैं तो फिर उसको विद इन 24 आवर रिलीज भी कर देना है, जर्नी का टाइम एक्सक्लूड करने के बाद में। ओके, तो वो स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो हम लोगों ने देखा प्रिवेंटिव तौर पर था, पर लेकिन अगर दूसरी साइड में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें क्लियर भी की है यहाँ पर कि अरेस्ट और डिटेंशन इन फर्स्ट पार्ट जो बोला गया है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं आर्टिकल 22 की। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा जो हमने ये अभी देखा, ये सारे फर्स्ट पार्ट की बातें हो रही थी। तो ये फर्स्ट पार्ट में जो भी बातें हम लोगों ने अभी यहाँ पर की हैं, ये फर्स्ट पार्ट ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये कवर नहीं करता है अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है किसी को अरेस्ट करने का। ठीक है, सिविल अरेस्ट किसी को किया गया है या अरेस्ट ऑन फेलियर पे, जो इनकम टैक्स वगैरह कोई फेल हो गया उस पर अरेस्ट किया गया है, तो ऐसा नहीं है अगर इनको अरेस्ट किया जा रहा है, कोई इस मैटर में अरेस्ट किया जा रहा है तो इनको भी 24 आवर के अंदर ही छोड़ना है। वो एक प्रिवेंटिव मेजर है, वो जिसके बारे में किसी ने ऑर्डर नहीं दे रखा है, वैसे किसी को उठा के ले आए तो उसके लिए वो बात है। ये ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कोर्ट ने ही खुद ऑर्डर दे रखा है कि उसको उठा के लेके आओ, उसको भी 24 आवर के अंदर ही छोड़ देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी तरीके से, कहीं पर भी जहां पे भी डाउट आए वहीं बोल दो, एकदम वहीं पे लेक्चर को रोक के और समझो कि बोल क्या रहा हूं। एक एक माइंड में वर्ड को क्लियर करके चलना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये बात बोली गई है यहाँ पे। या फिर किसको डिपोर्ट करना है, कोई एलियन है तो उस पर भी ये इंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐसी जगह इंप्लीमेंट नहीं होता जहां पे ऑलरेडी ऑर्डर दिया जा चुका है, ये वहां पे इंप्लीमेंट होता है जहां पे ऑर्डर नहीं दिया गया है अब तक। ओके, तो वहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। तो अब तक हम देख रहे थे ऑर्डिनरी लॉ के तौर पर, अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर देखते हैं कि कितने लंबे टाइम तक अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो क्या होना चाहिए,
तो वो सारी बातें यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है। और ये आप लोगों को याद रखना है, ये दोनों ही किसके लिए होते हैं, सिटीजन के लिए भी है या फिर एलियन जो कोई बाहर से आकर यहाँ पर रहता है उसके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि बाहर से अगर कोई इंसान आ रहा है उसको पकड़कर जब चाहे जेल में डाल दे और जब चाहे उसको छोड़ दे, तो उसको भी ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है उसके लिए भी। तो ये सेकंड पार्ट है जो आर्टिकल 22 का हमने अभी पीछे देखा था, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में क्या बोलता है कि अगर किसी को आप लोगों ने डिटेन कर लिया है, कैन नॉट एक्सीड, प्रिवेंशन की बात करें। प्रिवेंटिव की मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है, देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर नरेंद्र मोदी जी की रैली हो रही है, ठीक है, कहीं पर उनको जाना है, तो आसपास में कुछ ऐसे होते हैं बदमाश टाइप के इंसान ऐसे होते हैं जिन पर कुछ शक रहता है कि ये कुछ उल्टा सीधा करेंगे, तो क्या कर लेती है पुलिस, उस आसपास के इंसानों को उठा लेती है, जो कि पहले जिनके ऊपर क्रिमिनल के चार्ज हैं, जिनके ऊपर कुछ संदेह रहता है कुछ गलत कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के इंसान को पहले उठा लेती है। तो उनके लिए बात यहां पर की जा रही है एक तरीके से देखा जाए तो। यहां क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी को इस तरीके से उठा लिया जाए, जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, तो उसका भी आप एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर। तो आगे अगर कुछ भी इस तरीके का दिखता है, तो जो आसपास में उस टाइम पे जिन्होंने वो दंगे भड़काए थे, जिनका नाम उस टाइम पे देखा गया होगा, कहीं पे दर्ज रहा होगा थोड़ा बहुत भी, तो उनको उठा लिया जाएगा अगर जरा मरा सा भी मुजफ्फरनगर में आगे फ्यूचर में कुछ हो रहा है तो ये प्रिवेंशन के तौर पर किया जाता है, जिससे कि आगे इस तरीके की सिचुएशन न बन जाए फिर से। ओके, तो यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर देखिए क्या कंडीशन होती है। यहां पर बोला जाता है कि अगर किसी को आप इस तरीके से उठा लेते हैं तो 3 मंथ तक आप लोग रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप लोगों को इसका टाइम पीरियड इंक्रीज नहीं करना है। और वो भी एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट के बाद, जिस एडवाइजरी बोर्ड में जज होते हैं हाई कोर्ट के भी, अगर वो एडवाइज करे तो उसके बाद ही उसको 3 महीने तक भी डिटेन किया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उठा के वैसे ही ले आए, तो उसके लिए भी ग्राउंड तैयार किया गया है कि किस तरीके से उठा के लेके आना है और कितने टाइम तक उसको रख सकते हैं। और जिसको उठा के लेके आए हैं उसको बताना है कि भैया क्यों उठा के लेके आए हो, ये तो बता दो कम से कम यार। तो उसको भी बताना है कि भैया इसलिए उठा के लेके आए हैं, आप सोसाइटी में दंगा फैला रहे हो तो इसलिए उठा के लेके आए हैं आपको। तो उसके पास भी राइट है कि उसको बताया जाए कि किस तरीके से कि उठा के लेके आए हैं, तो उसको बताना है जिसको उठा के लेके आ रहे हैं, भले ही जेल में लाके बताएं। और उसको भी डिटेंशन, जिसको डिटेन किया गया, जिसको उठा के लेके आए हैं, उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो रिप्रेजेंट करे अपने आप को कि क्यों उठा के लेके आए हैं। ऐसा नहीं है उसको उठा के लाया, कई बार ऐसा होता है बिना किसी काम के किसी को भी उठा लिए, तो इस तरीके से किसी भी सिविल सिटीजन को परेशान करके रख देगी पुलिस वगैरह। तो उसके लिए भी यहाँ पर ला रखे गए हैं कि जिसको उठा के आप लोग लेके आ रहे हैं उसके बारे में भी आप लोगों को, उसको भी मतलब पावर है, उसको भी एक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देनी है। ओके, तो दोनों जगह पे इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन है। तो ये फंडामेंटल राइट है अपने आप को बचाने के, अगर बिना किसी फायदे, बिना किसी काम के, बिना किसी झंझट के पुलिस पता चला उठा के ले जा रही है, तो यहाँ पे इस तरीके के रूल इसलिए दिए गए ताकि स्टेट जो है वो डिक्टेटर न बन जाए पुलिस का यूज करके, मतलब हमारे सिटीजन को दबाने ना लगे। तो फंडामेंटल राइट इसीलिए दिए गए ताकि स्टेट डिक्टेटर न बन जाए आगे चल के। ओके, अब इसके साथ में देखिए कई सारे इशू भी हर एक आर्टिकल से जुड़े होते हैं, तो इस आर्टिकल के साथ में भी कुछ इश्यूज जुड़े हुए हैं। उनमें से ये आता है कि पार्लियामेंट अगर प्रिस्क्राइब कर दे, पार्लियामेंट के पास में ऑथोरिटी है अगर सर्कमस्टेंसेज ऐसे बनते हैं, जिस तरीके से इमरजेंसी के ड्यूरेशन की आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए हैं, तो इस तरीके से प्रिवेंशन एंड डिटेंशन लॉ बना हुआ है, अगर उसके तौर पर बातें की जाए तो किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा भी जेल में रखा जा सकता है सोसाइटी में हार्मनी बनाने के लिए, और विदाउट एनी ओपिनियन लिए बिना एडवाइजरी बोर्ड की, जिसकी हम लोगों ने पीछे बात की थी अभी कि उसमें हाई कोर्ट का एक जज भी होना चाहिए, तो बिना एडवाइजरी, जिसमें हाई कोर्ट का जज भी है, पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सोसाइटी में किसी को डिटेन भी किया जा सकता है। और इसका काफी यूज भी किया गया जब इमरजेंसी के ड्यूरेशन में दुनिया भर के इंसानों को जेल में डाला गया था उठा के, तो इसका यूज भी किया गया। पर लेकिन फिर क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, उसने क्या किया, जो डिटेंशन का ये पीरियड है उसको घटा के 3 मंथ से 2 मंथ कर दिया गया। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी न किसी तरीके से बस हमको सिटीजन को राहत पहुंचानी है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनको बाउंड नहीं किया जाए तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो इसलिए ताकि वो अच्छे लेवल पे काम करे, ऐसे ही नहीं है कि किसी को बिना किसी बात के उठा के जब उनका मन करे जेल में डाल दे। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके के आर्टिकल दे रखे हैं। तो 44th अमेंडमेंट के तहत 3 महीने बोला इन्होंने ज्यादा है, 3 महीने से घटा के 2 महीने करो, पर लेकिन आज तक ये 3 महीने से जो 2 महीने वाला फंडा है इंप्लीमेंट नहीं किया गया, 3 महीने पर ही टिके हुए हैं, 3 महीने ही इंजॉय कर रहे हैं जिसको उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आज तक इसको घटाया नहीं गया है।
और इसके अलावा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सोच समझकर चीजें रखी गई हैं सारी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड कर रखी है ये लेजिस्लेटिव पावर भी किस तरीके से प्रिवेंशन से या डिटेंशन से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं पार्लियामेंट के बीच में भी और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में भी, तो दोनों के बीच में ये पावर डिवाइड करके रख रखी है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास में एक्सक्लूसिव ऑथोरिटी है किससे रिलेटेड, अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई इस तरीके की बात होती है या फिर फॉरेन अफेयर से रिलेटेड या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो सिक्योरिटी और हार्मनी बनाए रखने के लिए इंडिया की, तो अगर कोई भी बात होती है तो उसके लिए पावर किसमें है, पार्लियामेंट में है। प्रिवेंशन करने के लिए कोई लॉ बना सकती है और उसको इंप्लीमेंट भी कर सकती है। तो ऑथोरिटी किससे दे रखी है, पार्लियामेंट को दे रखी है ओनली, स्टेट के पास में ऑथोरिटी नहीं है डिफेंस से, फॉरेन अफेयर से या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात की गई है यहाँ पे। ओके, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को दे रखा है। अगर होती है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, याद रखना वहां पर कंट्री की बात की जा रही है और यहां पर स्टेट की बात की जा रही है। और फिर बात आती है पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाली बात आती है, तो वो किसके पास में है, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो ऑलरेडी स्टेट के पास में ही है। और ये एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करानी है कम्युनिटी को, तो उसके लिए मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि पता चला जाम लगाए पड़ा हुआ है, किसी को सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कराने दे रहा है सोसाइटी में, तो उससे रिलेटेड भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास में पावर है। ओके, तो आप लोगों को दोनों में डिफरेंस लगा के रखना है। देखिए इसको थोड़ा सा अगर माइंड से भी सोचेंगे ना, दिमाग शांत रख के थोड़ा, हमारी जो हमारी पार्लियामेंट है उसके हाथ में कौन सी पावर आएगी, वो पावर आएगी जो कि स्टेट के हाथ से, अगर सिंगल स्टेट को देखा जाए उन पे इंप्लीमेंट नहीं होंगी। तो क्या होगी, अगर किसी कंट्री के साथ में आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करनी है तो वहां पे स्टेट की कोई बात आएगी निकल के कि स्टेट ने इंटरनेशनल रिलेशन बना दी किसी कंट्री के साथ में, वो सेंटर का काम हो गया यार। ठीक है, इसी तरीके से डिफेंस देख लीजिए, डिफेंस का जब मतलब आता है आर्मी हो गई, मिलिट्री हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई, तो ये सारी सेंटर के अंडर में काम करती है, एमएचए के अंडर में काम करती है जितनी पैरामिलिट्री फोर्स हो गई। पर लेकिन जब पुलिस की बात आती है, पुलिस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो जब पुलिस आती है तो वो पुलिस किसका सब्जेक्ट है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए। तो यहाँ पर स्टेट की बात आ जाती है। तो आप लोगों को ये थोड़ी थोड़ी बातें समझनी है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात आ गई तो स्टेटों के लिए स्टेट में इंप्लीमेंट होगा। अगर पूरी ऑल कंट्री की बात किया जाए, होल कंट्री के बारे में, तो हम बात करेंगे किसका, बात करेंगे पार्लियामेंट का, यानी कि सेंटर की ऑथोरिटी है फिर वहां पे। ओके, आगे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे ये दे रखा है। ये तो देखिए वैसे ही डाल दिया मैंने ताकि आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि पहले पार्लियामेंट ने इस तरीके की हरकतें कर चुकी है प्रिवेंशन एंड डिटेंशन से रिलेटेड। तो प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट 1950 में बनाया गया, एक्सपायर हो गया, फिर 1969 में बोला इसका कोई मतलब नहीं है। मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड एक्ट बनाए गए, फिर उसको भी रिपील कर दिया गया। तो ये इतने सारे एक्ट बनाए गए, इनको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो ये बनाए जा चुके हैं कि नेशनल की सिक्योरिटी रखनी है, प्रिवेंट करना है ब्लैक मार्केटिंग या फिर मेंटेनिंग सप्लाई इसेंशियल सर्विसेज। जिस तरीके से होर्डिंग हो जाती है जब प्याज के प्राइस बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्याज की पैदावार नहीं हुई इसलिए प्राइस बढ़ रहे हैं। वहां पे प्याज के प्राइस तब बढ़ते हैं, ओनियन के प्राइस तब बढ़ते हैं जब उसकी ब्लैक होर्डिंग होती है, मतलब गोदामों में उसके गोडाउन्स में उसको छुपा के रख दिया जाता है, मार्केट में नहीं आने दिया जाता है। तो इस तरीके की चीजों से भी बचाने के लिए, टेररिस्ट या फिर डिसरप्टिव एक्टिविटी के लिए भी टाडा जिसको बोला जाता था, उसके तहत भी बात की जाती है, उसको भी रिपील कर दिया गया। तो ये सारे इतने तरीके के ये एक्ट हैं यहाँ पर, ये ओनली प्रिवेंटिव मेजर के लिए हैं। आप लोगों को याद नहीं रखने, ये ठीक है ना, याद नहीं रखने, बस पता होना चाहिए कि इस तरीके की भी कुछ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो याद किस लिए रखने हैं, वो इसलिए रखने हैं कि कुछ है, क्योंकि इस तरीके का प्रोविजन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बना दिया हो प्रिवेंशन एंड डिटेंशन को, बट हमारी कंट्री में ऐसा है। तो ये इसलिए आप लोगों को याद रखना है, ना कि ये याद रखना है आप लोगों को, ये याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि ये प्रिवेंशन एंड डिटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कोई हरकत करता है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। और जगह अगर आप लोग देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का अलग से पार्ट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, पर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, जो कि ब्रिटेन में था ओनली फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में। उसके बाद में ब्रिटेन में भी हटा दिया गया ये, पर इंडिया में पुराने टाइम से ये ब्रिटिश रूल में भी था। बंगाल स्टेट के बारे में जब बात की जाती है प्रिजनर रेगुलेशन से रिलेटेड 1818 में, या फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, उसमें भी ये प्रिवेंशन एंड डिटेंशन का बात रखी गई थी। तो इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अलावा वैसे अगर जो डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे तो इस तरीके की हरकतें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। किसी को भी उठा के जेल में डाल दो, नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल आप ले लीजिए, वहां पे वो जब चाहे वो तब कर सकते हैं। उन्होंने रेडियो तक लगा रखी है सबके घरों में, सबकी बातें सुनता है कि क्या करते हैं, मेरी कोई बुराई तो नहीं कर रहा है, कान लगा के, ठीक है। तो इसलिए वहां पे एक अलग बात हो गई, पर लेकिन इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना रखा है, ठीक है। तो प्रिवेंशन वाला पोर्शन जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, और ये और किसी कंट्री में नहीं है अगर डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर हम इसको